अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं टैक्स और आप। आज का हमारा मौजू है पैकेज फॉर इंडस्ट्रीज़। हुकूमत वक्त ने जो बहुत देर कर दी, मेहरबान आते आते हुकूमत ने आखिरकार अनाउंस कर दिया पैकेज इंडस्ट्रीज़ के लिए। पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए सबसे अहम चीज़ है पाकिस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो। पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए सबसे अहम है पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़े। पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम में चला गया है। अब हुकूमत ने ये पैकेज अनाउंस किया है। IMF उस पर कैसे बिहेव करता है ये आने वाला वक्त बताएगा। FATF उस पर किस तरह रिएक्ट करता है ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हुकूमत को लोगों को इनकरेज करना चाहिए, क्योंकि ये इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए है, इंडस्ट्री लगाने के लिए है। पाकिस्तान में लोगों को इंडस्ट्री लगाने का एक जो तरीका है, एक वो जो इनिशिएटिव होता है वो ख़त्म हो गया है। लोग जो हैं वो बिल्डिंगों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लोग जो हैं सर्टिफिकेट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो हुकूमत को लोगों को इंगेज भी करना पड़ेगा, इनकरेज भी करना पड़ेगा ताकि वो इन्वेस्टमेंट करें। और ये जो बात है बड़ी अहम है। पहले जितनी दफ़ा भी इस तरह की स्कीम आई उसमें ये प्रॉब्लम होती थी कि आपने कमर्शियल बिज़नेस कब शुरू किया, कमेंसमेंट कब हुई, रजिस्ट्रेशन कब हुई, प्रॉपर्टी का डायमेंशन क्या है। ये जो चीज़ें हैं ये एक दफ़ा डिसाइड हो जाएं, उसके बाद हर साल 5 साल का एग्जेम्पशन है तो 5 साल तक वो वैलिड रहे। लेकिन लोगों को भी इसके साथ खिलवाड़ करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। ये नहीं हो कि 5 साल बाद इंडस्ट्री एकदम वेनिश्ड हो जाए। इंडस्ट्री को नज़र आना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट मिलनी चाहिए। उस 5 साल में जो आपने एग्जेम्पशन लिए उसके बाद हुकूमत को टैक्स भी देना चाहिए, जो आमदनी आपकी है उस पर टैक्स होना चाहिए, ताकि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो उसको वापस भी आए और लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट मिले और एक्सचेकर को भी रेवेन्यू मिले। और इसी तरह निज़ाम आगे बढ़ते हैं, इसी तरह कौमें आगे तरक्की करती हैं, इसी तरह इकॉनमी बेहतर होती है। और अब ये जो पैकेज है इंडस्ट्री का, अगर लोगों ने सीरियस इसको लिया, हुकूमत ने लोगों को इनकरेज किया, तो मेरे ख़्याल में इकॉनमी भी जो स्ट्रगल कर रही है वो रुक जाएगी। और आने वाले वक्तों में जो हमारी टेल पे लोग हैं और हैव नॉट्स का जो गैप है वो कम होगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट आतिफ मुनीर साहब। अस्सलाम वालेकुम आतिफ साहब। आपको मेरी आवाज़ आ रही है सही? जी आ रही है बिल्कुल। अच्छा, हम बात कर रहे हैं जो इंडस्ट्री के लिए पैकेज अनाउंस किया। फैसलाबाद को हमने इसलिए चुना है कि टेक्सटाइल एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है पाकिस्तान की और फैसलाबाद में एक बहुत कसीर तादाद में इंडस्ट्री लगी हुई है। आप क्या समझते हैं कि जो पैकेज आया है इसको लोग किस तरह लेंगे और क्या ये हुकूमत का इस वक्त जो इक़दाम है ये कोई इसके अच्छे नताइज आएंगे और प्रोडक्टिव होगा और बिजनेसमैन इसको सही तरह रिस्पॉन्ड करेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच जी, आपने एक अहम इशू पे फैसलाबाद चैम्बर को इनबोर्ड किया। सबसे पहले मैं बता दूं कि जी इस पैकेज के फाउंडर ही फैसलाबाद है। अच्छा, ऐसा है कि प्राइम मिनिस्टर जब लास्ट मंथ फैसलाबाद आए थे तो एक बिजनेसमैन डेलीगेशन ने उनसे मुलाकात की थी, जिसे एज ए चैम्बर प्रेसिडेंट मैंने ही हेड किया था। तो उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब को हमने कहा था कि जैसे आपने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए एक पैकेज बनाया, इसी तरह एक जनरल इंडस्ट्री के लिए पैकेज बनाएं। और मैं यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान को अप्रिशिएट करूंगा जिन्होंने 15 दिन में न सिर्फ पैकेज बनाया बल्कि उसे एग्जीक्यूट भी कर दिया है और अनाउंस भी कर दिया उन्होंने। तो बड़ा अच्छी इसमें जो ट्रेडर्स हैं, इम्पोर्टर्स हैं और जो लार्ज स्केल के इम्पोर्टर हैं उनके लिए इंडस्ट्रियलिस्ट बनना इस वक्त और इंडस्ट्री में आना ये एक बहुत बढ़िया उनके लिए एक चांस है। ये जो इंसेंटिव पैकेज दिया है जिसमें उन्होंने टैक्स के मामले में जो चीज़ें बताई हैं कि इंडस्ट्री से कोई पूछ गीछ नहीं होगी, बेसिकली इसे फैसलाबाद चैम्बर ने प्राइम मिनिस्टर की टीम के साथ मिलकर ही डिज़ाइन किया है। और हम तो इसे बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं कि इससे इंडस्ट्रियलाइजेशन में बहुत मदद मिलेगी और जो लोग अभी भी ट्रेडिंग में थे वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ आएंगे। नहीं, ये तो अच्छी बात है। हमें पता नहीं था कि आपने ये पूरा स्कीम डिज़ाइन करवाई है फैसलाबाद में। लेकिन बात ये हो रही है कि अब जो स्कीम नज़र आ रही है इस वक्त, वो स्कीम तो इस वक्त बड़ी रोज़ी पिक्चर जो पेश कर रही है, लेकिन होता ये है कि उसका रिस्पांस क्या है और कितनी आप समझते हैं कि इंडस्ट्री, आप लोगों ने कोई होमवर्क किया होगा, कितनी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सकती है और क्या इससे एक्सपोर्ट बढ़ेगी पाकिस्तान की? जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है वो कम होगा, क्योंकि हमने इंपोर्ट तो कम कर ली है, उससे हमने वो गैप कम किया, लेकिन एक्सपोर्ट हम नहीं बढ़ा पा रहे हैं अभी तक। जी एक्सपोर्ट में भी काफ़ी बेहतरी है इस वक्त, अब एक्सपोर्ट भी बेहतरी की तरफ जाएगी। मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि अभी भी हम जो
पाकिस्तान की गारमेंट्स की एक्सपोर्ट है। जी। हमारे पास यूरोप का तकरीबन, मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये फिगर्स आपको दे रहा हूँ कि 1% शेयर हमारे पास है पाकिस्तान के पास। 1%? जी, 1% शेयर है यूरोप की टोटल एक्सपोर्ट का। ठीक है। अगर आज ये FATF वाली सख्तियां और ये इन चीजों से हम निकलते हैं तो यूरोप अगर हमें सिर्फ 0.25%, 1.25% पे ले जाता है हमारी एक्सपोर्ट का शेयर, तो हमारे पास इंडस्ट्री नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे पास वर्क फोर्स नहीं है कि हम उनके ऑर्डर फुलफिल कर सकें। ठीक है। तो इस सिनेरियो में बड़ा जरूरी था कि एक इंडस्ट्री के लिए इंसेंटिव पैकेज का आना। ये सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री नहीं, क्योंकि फैसलाबाद बेसिकली टेक्सटाइल के हवाले से जाना जाता है, तो ये सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री नहीं है, जनरल इंडस्ट्री भी इसमें आएगी। और जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को सपोर्ट करती है उसकी इंडस्ट्री, जिसमें हम बहुत सारा अभी भी मटेरियल इंपोर्ट कर रहे हैं अपनी एक्सपोर्ट के लिए, जिसमें अगर गारमेंट्स की ही सिर्फ बात की जाए तो पैकिंग मटेरियल इंपोर्ट होता है, उसके बटन, उसके जिप, और जो उस पर धागा यूज होता है, यान यूज होता है। तो आप ये कह रहे हैं कि ये जो स्कीम आई है, पैकेज आया है, ये जो पैकेज है ग्राउंड वर्क है उस एक्सपोर्ट के लिए कि अगर वो हमें ओपनिंग मिल जाती है तो हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल हो ताकि हम उसको मीट कर सकें। जी जी, डेफिनेटली। देखें, कल भी 27 में से 26 जो उनकी चीजें हैं FATF की, उन पर इम्प्लीमेंट कर लिया है पाकिस्तान में। तो सिर्फ 1 पॉइंट रह गया। अगर वो 1 पॉइंट निकल जाता है तो हमारे पास एक्सपोर्ट के ऑर्डर बड़े अच्छे आने वाले हैं इस वक्त। ठीक है। और इस वक्त पाकिस्तान के जो कोविड में प्राइम मिनिस्टर की पॉलिसी थी स्मार्ट लॉकडाउन की, जी। उस वजह से जब वियतनाम, बांग्लादेश, इंडिया और चाइना बंद था, तो जो कस्टमर उस वक्त फैसलाबाद में या पाकिस्तान में आ चुका है, वो अब रेगुलर कोविड खत्म होने के बावजूद रिपीट ऑर्डर्स पाकिस्तान को दे रहा है इस वक्त वो। तो आप ये समझ रहे हैं कि ये एक स्टेप फॉरवर्ड होगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये इस स्कीम में, आई एम श्योर आपको पता होगा, ये जो उन्होंने 2018-19 के लोगों ने जिन्होंने एमनेस्टी अवेल की थी उनको एक्सक्लूजन किया है, उसको एक्सक्लूड किया है, इसके पीछे क्या विजडम है? देखिए, वो जो एमनेस्टी थी वो आपने सिर्फ अपने कैपिटल को वाइट किया। जी हाँ, ठीक है। और जो लोग उस वक्त वो एमनेस्टी यूटिलाइज कर चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया कि उन्हें इसमें शामिल नहीं किया। जो और लोग जो सिर्फ सीरियस बिजनेसमैन इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ आना चाहते हैं, जो सिर्फ कि ये प्रॉपर्टी में नहीं जाना चाहते और अपने कहीं पैसा नहीं लगाते, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का विजन है कि इंडस्ट्री से मुल्क तरक्की करेगा, और डेफिनेट इंडस्ट्री से ही तरक्की मुल्क करते हैं, बहुत सारे जॉब्स मिलती हैं, रोजगार के मौके निकलते हैं। और जो प्राइम मिनिस्टर ने 1 करोड़ जॉब्स का टारगेट है वो भी किसी हिसाब से सेट करना है। गवर्नमेंट के पास तो इतने वसाइल नहीं है कि 1 करोड़ नौकरियां निकल सकें, तो ये प्राइवेट सेक्टर ही। नहीं, तो आप ये कह रहे हैं कि उन लोगों को इसलिए नहीं एक्सक्लूड किया है कि उन्होंने पहले एमनेस्टी स्कीम ली और उसके बाद उन्होंने पैसा बिजनेस में लगाया नहीं? उन्होंने बिजनेस में नहीं लगाया, वो रियल स्टेट में चले गए हैं। वो लोग रियल स्टेट में चले गए हैं और एक जो पैसे को ब्लॉक किया। देखिए, पैसे, हम तो ये भी कहते होते हैं कि अमेरिका में या यूरोप में जो वीकली सैलरी मिलती है वो एक बड़ा अच्छा उनका सिस्टम है कि हर महीने में 4 दफा पैसे रोल ओवर होते हैं। जो पैसे प्रॉपर्टी में चले जाते हैं वो स्टक हो जाते हैं। इसी तरह जब पैसे इंडस्ट्री में आएंगे और इंडस्ट्रियलाइजेशन में आएंगे, उसके साथ बहुत सी जुड़ी छोटी इंडस्ट्रीज चलेंगी और बहुत सारे ट्रेड्स के उसके साथ जुड़े होते हैं इंडस्ट्री के साथ, वो उसमें शामिल होंगे। और इंशाल्लाह हम देख रहे हैं कि 3 से 4 बिलियन रुपए की इंडस्ट्री लगेगी। 3 से 4 बिलियन की? अच्छा, तो उसका तो फिर और उसमें एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी। 5 साल तक एग्जेम्पशन है। अच्छा, पहले जो एमनेस्टी स्कीम इस तरह की बिजनेसेस की आई हैं, अगर आपको याद होगा, तो उसमें फिर कंप्लाइंसेस के बड़े इशू होते थे। आप उसको कैसे, FBR के कंप्लाइंसेस से हर साल वो नई बात कर देंगे तो लोगों के लिए प्रॉब्लम होगी इंडस्ट्री लगा के, तो उसको भी किसी तरह कंट्रोल करेंगे आप? जी जी, बिल्कुल। इसमें इस चीज का बड़ा वाज़ेह तौर पे ख्याल रखा गया है कि जब भी आप देखें, इसमें आपने नई इंडस्ट्री लगानी है या जो बंद इंडस्ट्री 6 यूनिट पड़े हुए हैं उनकी रिवाइवल की तरफ जाना है। और सेकंड ये है कि आपने जो 6 यूनिट है उनमें पार्टनरशिप करनी है। तो जब ये आप इनिशिएटिव लेंगे तो आप क्लियरली बताएंगे कि आप इस स्कीम के तहत ये काम कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट्स तो देखें चली भी जाती हैं। नेक्स्ट ईयर किसकी गवर्नमेंट होगी, नेक्स्ट इलेक्शन ईयर के बाद क्या होगा, ये तो नहीं पता।
मगर जो गवर्नमेंट ने इस वक्त पॉलिसी ये बनाई है कि ये गवर्नमेंट अगर पीटीआई की गवर्नमेंट नहीं भी रहती तो ये इसकी कंटिन्यूसी बरकरार रहेगी, डिपार्टमेंट की तरफ से आपको कोई परेशानी नहीं आने वाली। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद आतिफ मुनीर साहब, प्रेसिडेंट फैसलाबाद, वो बड़े वाज़ेह अंदाज में बता रहे थे कि ये जो स्कीम आई है ये फैसलाबाद चैम्बर ने प्रपोज़ किया था कि आप इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए कोई पैकेज लेके आएँ ताकि लोग इंडस्ट्री की तरफ आएँ, और उन्होंने कहा कि हमने ख़ास तौर पर ये कहा था कि कन्फाइन करें कि वो पैसा इंडस्ट्री में लगे, और उन्होंने ये भी बताया कि जो यूरोप की अगर मार्केट अगर खुलती है तो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, अगर हम इसकी प्रिपरेशन पहले से कर लें तो इस पैकेज के ज़रिए ये प्रिपरेशन हो सकती है ताकि हम उनके ऑर्डर्स को मीट कर सकें। हमें यहाँ ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आते हैं, अपने मेहमान से बात करते हैं, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे जो नया पैकेज आया है इंडस्ट्रीज़ के लिए, वो उस पर बात हो रही थी, और अभी हमें ज्वाइन किया है सीनियर इकोनॉमिस्ट आबिद सुलहरी साहब ने, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आबिद साहब। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया, आपने हमारे वक्त में। आप क्या समझते हैं ये जो गवर्नमेंट पैकेज लेके आई है इंडस्ट्री के लिए, ये इससे इकॉनमी टर्न अराउंड या इकॉनमी में जो एक रुकाव आया हुआ है वो वापस चीज़ें बेहतर हो की तरफ जाएंगी? मेरे ख्याल है सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि इस पैकेज की टाइमिंग क्या है, और टाइमिंग जो है वो ये है कि जब पूरी दुनिया की इकोनॉमीज रशिया और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से वो एक अनसर्टेनिटी का शिकार है। ये अनसर्टेनिटी प्राइसेस में भी है, स्पेशली एनर्जी प्राइसेस में ये अनसर्टेनिटी सप्लाई जो वैल्यू चेन्स हैं और सप्लाई चेन्स है उसकी डिस्ट्रप्शन में भी है। और ऐसे में हुकूमत जो है उसकी कोशिश, जो पहले उन्होंने एनर्जी की प्राइसेस को फ्रीज किया और अब उसके साथ ही एक रोज के बाद जो इंडस्ट्री के लिए एक पैकेज का ऐलान किया, तो हुकूमत का इस वक्त जो मोटो है वो ये लग रहा है कि लोगों में जॉब क्रिएशन जो है वो प्रमोट की जाए, लाइवलीहुड्स को बढ़ाया जाए। यानी जो एक वन लाइनर अगर मैं समझ पाया हूँ तो वो ये है कि जो महंगाई का तोड़ जो है वो मुलाजमतों के लिए है। लेकिन आप सब ये जब भी हम बात करते हैं, जहाँ भी डिस्कशन होता है वो यही हो रहा होता था कि जी आप इंडस्ट्री को बेहतर करें ताकि एक्सपोर्ट बढ़े, अगर इंडस्ट्री बेहतर नहीं होगी तो एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी। अब हमने जब पास में देखा तो ग्रीन फील्ड भी एक प्रोजेक्ट के लिए मिनिस्ट्री आई थी, लेकिन उसमें भी इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ। तो आप क्या समझते हैं कि लोगों का ट्रस्ट अभी नहीं है इंडस्ट्री लगाने के लिए, या कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं है? क्या ये वजह भी है कि लोग इंडस्ट्री की तरफ नहीं आएंगे? देखिए, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट भी एक मेजर फैक्टर है, और कंड्यूसिव एनवायरनमेंट सिर्फ पाकिस्तान की इस वक्त बात नहीं हो रही, ये पूरे खित्ते की बात हो रही है। अफगानिस्तान का इशू जो है जब तक वो किसी करवट नहीं बैठता है, पाकिस्तान में जो बदकिस्मती से दोबारा से मिलिटेंसी और टेररिज्म के जो वाकयात कल हमने देखा, पेशावर में एक बड़ा सानहा रूनुमा हुआ, तो जब इस तरह के वाकयात होंगे तो जाहिर है कि उस वक्त कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो आपकी तरफ राग़ब नहीं होगा, और यही वजह है कि फिर मुख्तलिफ पैकेजेस का ऐलान जो है वो करना पड़ेगा। इस वक्त एक पैकेज जिसके बारे में मैं थोड़ा सा पुरुमीद हूँ वो है जो आपके एक्सपैट पाकिस्तानियों के लिए या पाकिस्तानियों के लिए जिनके डिक्लेयर्ड एसेट्स जो हैं, और उसमें लफ्ज़ डिक्लेयर्ड इस्तेमाल हुआ है कि जो डिक्लेयर्ड एसेट्स हैं वो जो ओवरसीज हैं, अगर वो वहाँ से ला के यहाँ पे इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो उनको एक टैक्स ब्रेक 100% टैक्स ब्रेक दी जा रही है। तो वो शायद जिस वक्त थोड़ी सी अट्रैक्शन हो, स्पेशली जबकि यूरोप जो है और अमेरिका वो इनडायरेक्टली एक वार में फंसे हुए हैं, तो वहाँ पे तो, और अगर रशिया पे किसी किस्म की एनर्जी की जो हैं वो लगती हैं सैंक्शंस, तो फिर आप देखेंगे कि यूरोप में एनर्जी तकरीबन नापैद होना शुरू हो जाएगी, स्पेशली गैस जो कि 40% इस वक्त। नहीं, वो तो आपकी बात बिल्कुल सही कि इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स सिचुएशन जो है वो अपनी जगह है, लेकिन बात ये कि अगर हम आपकी तो बड़ी गहरी नज़र होगी इस बात पे कि जो पाकिस्तान के अगर हम कंपैरेटिव एनालिसिस करें और पीछे हम देखें 10-15 साल में, तो इंडस्ट्रीज़ इतनी ज़्यादा नहीं लगाई गई हैं, लोगों ने इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट नहीं किया, रादर दैन इन्वेस्टमेंट जो हुई है वो आपका प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट हुई है, सर्टिफिकेट्स में इन्वेस्टमेंट हुई है, तो इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट नहीं हुई, जिसकी वजह से हम जो है एक्सपोर्ट अपनी नहीं बढ़ा सके। तो आप क्या समझते हैं ये कोई लोकल इन्वेस्टर्स की जहाँ तक बात हो रही है,
क्या उनके लिए कोई ड्राइव हो सकती है कि वो अपना पैसा जो जो उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया हुआ उसको 5% दे के वो इंडस्ट्री में कन्वर्ट करें और इस तरह इकोनॉमी को थोड़ा सस्टेन करें, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी और एक्सपोर्ट भी अल्टीमेटली जब सूरत हाल बेहतर होगी जियो पॉलिटिक्स तो वो भी बेहतर हो सकती है। देखिए लोकल इंडस्ट्री जो है जब भी हम एमनेस्टी स्कीम्स को देखते हैं तो शुरू में तो एमनेस्टी स्कीम की पजीराई नहीं होती है। जो जिन लोगों ने डिक्लेरेशन देना होती है वो वेट एंड सी और वो देख रहे होते हैं कि पहले कौन आएगा और क्या ये किसी कोर्ट में चैलेंज तो नहीं हो जाएगी या इस पे कोई और जो अकाउंटेबिलिटी के जो अदारे हैं वो तो हरकत में नहीं आ जाएंगे। तो उस पर काफी देर तक लोग जो है वेट करते हैं। एमनेस्टी स्कीम्स अमूमी तौर पे जब उनकी मुद्दत खत्म होने वाली होती है तो उस वक्त उनमें एकदम से इन्वेस्टमेंट आती है, वगरना वो टाइम देती है। अब देखना ये है कि ये जो IMF का रिव्यू स्टार्ट हो रहा होगा ये अगले हफ्ते से 7th रिव्यू जो है उनका मिशन लेवल पे, कि IMF इस बारे में क्या कहता है। ऑलरेडी फाटक वाला टेस्ट तो पाकिस्तान ने पास कर लिया इस इंडस्ट्रियल जो स्कीम है इसके अनाउंसमेंट के बाद, क्योंकि बड़ा क्लियरली इसमें बताया गया है कि किस तरह का पैसा जो है वो इधर इन्वेस्ट किया जा सकता है और किस तरह का पैसा इन्वेस्ट नहीं किया जा सकता। तो जब आप उसमें अच्छे और बुरी इनकम की तफरीक कर लेते हैं और फिर अच्छी इनकम जो कि टैक्स अवेजन में आती है उसको इन्वेस्ट करवाने की बात करते हैं तो वहाँ पे अगेन आपके जो कैंडिडेट्स अच्छा, होते हैं, आपका जो एक एनालिसिस, आपका क्या तजिया है कि ये जो IMF है क्या इस चीज़ को, इसलिए कि ये तो बिजनेस फ्रेंडली है, बिजनेस प्रमोशन हो रही है, तो इस पे भी IMF का कोई इतराज आ सकता है? एमनेस्टी जो होती है ना, एमनेस्टी बेसिकली क्या है, ये जो टैक्स पेयर्स हैं ये उनको डिस्करेज कर रही होती है जी कि अगर मैं या आप जो है हम बड़ी बेकायदगी से टैक्स दे रहे हैं और हमारा कोई तीसरा साथी जो है वो अचानक एमनेस्टी स्कीम को आती है और उसमें वो एंटर होके अपना सारा पिछला जो नॉन टैक्स इनकम है उसको वाइट कर लेता, तो जाहिर है मुझे और आप में हार्ट बर्निंग होगी और हम सोचेंगे कि अच्छा इससे बेहतर तो था कि हम भी फ्यूचर में टैक्स ना दें। बिल्कुल सही बात है, कोई ना कोई एमनेस्टी आ जाएगी उसका फायदा उठा लेंगे। तो एमनेस्टी स्कीम जो है इन प्रिंसिपल मेरा नहीं ख्याल के को बहुत ज्यादा लोग इसके फायदे एडवांटेजेस बयान कर सकते हैं या इसके हक में हो सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें कि बाज़ एमनेस्टी जो है वो क्लिक कर जाती है। जैसे रियल स्टेट में कोविड के दौरान हमने देखा कि वो चलता रहा, लोगों ने अपना पैसा जो है वो बाहर निकाला। यानी अगर आपको ये डर हो कि पैसा पाकिस्तान में इन्वेस्ट होने की बजाय ये सारा बाहर चला जाएगा, कैपिटल फ्लाइट जिसको हम कहते हैं, या ये डर हो कि पैसा जो है लोग डॉलराइजेशन करना शुरू कर देंगे, डॉलर बाई करके घरों में स्टोर करना या लॉकर्स में स्टोर करना शुरू कर देंगे, तो ऐसे में एमनेस्टी जो है वो एक पॉलिसी टूल बन सकती है कि एटलीस्ट वो पैसा जो है सर्कुलेशन में आए और उससे लोगों में जॉब्स जो है वो आ रही हूँ। तो जब आप जो पोलिटिकली एक्सपोज पर्सन हैं उनको इसमें से एक्सक्लूड कर देते हैं, जब आप जो पैसा बड़ा क्लियरली बता देते हैं कि जो किसी करप्शन के जरिए, किसी नाजायज जराए के जरिए, ड्रग्स के जरिए, मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए अगर कोई पैसा इकट्ठा किया गया है तो वो स्कीम में नहीं आता। ठीक है, मतलब आपके ख्याल में ये बड़ा स्पेसिफिकली इन्होंने बयान कर दिया तो ये क्लियर है, और अगर लोग जो हैं अगर इसको अवेल करना चाहें तो अवेल करें, लेकिन टैक्स फाइलर्स जो हैं उनको हमेशा एक उनकी आईब्रोज जो है ना वो रेज होती हैं कि हमने क्यों इतने सालों से टैक्स दिया। ये आपका एक मौक़िफ़ है? जी जाहिर है कि वो लोग डिस्करेज होते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मौक़िफ़ आ गया। मौजूद थे आबिद सुलहरी साहब, वो बड़े वाज़ेह अंदाज में कह रहे थे कि लोग ये देखते हैं कि एमनेस्टी स्कीम आगे कैसे चलेगी, कामयाब कैसे होगी, और एमनेस्टी हमेशा उन लोगों के लिए बॉदरेशन होती है जो रेगुलर टैक्स पेयर होते हैं। तो अब ये जो उन्होंने बताया कि रशिया और यूक्रेन के जो कॉन्फ्लिक्ट है उसकी वजह से भी सूरत हाल है, अफगान जियो पॉलिटिकल सिचुएशन पाकिस्तान के बॉर्डर्स पे वो भी है, तो इंडस्ट्री के लिए इनकरेज तो होना चाहिए, लगनी तो चाहिए, लेकिन अभी कुछ कहना कब्ल वक्त के इसके रिजल्ट क्या आएंगे। हमें यहाँ ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आते हैं तो अपने दूसरे मेहमान से बात करते हैं, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे, हमारे साथ मौजूद थे आबिद सुलहरी साहब, और उन्होंने बड़े वाज़ेह अंदाज में बताया कि ये स्कीम जो है
ये अभी पता नहीं है कामयाब कितनी होगी। लोग अभी वेट एंड सी का सिचुएशन है, लोग देखेंगे कि क्या रिजल्ट्स आते हैं और क्या IMF या FATF इसको कहीं किसी वक्त उनके कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं उठाती। हमें ज्वाइन किया है नवीद अंद्रावी साहब ने जो कि टैक्स एक्सपर्ट हैं। हम बात करते हैं। नवीद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम अनवर साहब। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नवीद साहब, हम बात कर रहे हैं जो हुकूमत ने पैकेज अनाउंस किया है इंडस्ट्री के लिए, आप इसको कैसे देखते हैं? और जो हुकूमत ने मुख्तलिफ सेगमेंट्स को जो है मुख्तलिफ तरीक़ों से एड्रेस किया है, जहाँ पे सिक यूनिट्स हैं उनको दूसरी तरीके से उन्होंने बेनिफिट करने की कोशिश की है। अगर वो फॉरेन रेमिटेंस है तो के ज़रिए इन्वेस्टमेंट हो रही है तो उसको दूसरी तरीके से, और अगर लोकल इन्वेस्टमेंट है तो ये कंप्लीट एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज है। तो आप क्या समझते हैं कि ये इस वक्त जो है इसकी अफादियत है और इससे मतलब जो एक इंडस्ट्री का मसला हमारा था और जो हमारी एक्सपोर्ट थी वो इससे जो है उससे कोई एड्रेस हो सकेंगी? जी अनुसार जो इनकम टैक्स अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस आया है 2002, इसमें 3 किस्म की कैटेगरीज हैं जो कि इंडस्ट्री की, आपने जिस तरह आपने फरमाया, इंडस्ट्री को रिवाइव करने के लिए या उसको डेवलपमेंट के लिए ये कैटेगरीज दी गई हैं, जिसमें 3 कैटेगरीज दी गई हैं। मगर मेरा ये ख्याल है कि इसमें जो प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आएगी कि इसमें इन्वेस्टर जो है उसको ये देखना पड़ेगा कि FPR उसके साथ क्या डीलिंग करता है, क्योंकि हमारा अभी तक यही जो सिलसिला है कि कहीं ना कहीं FPR किसी चीज़ में क्वेश्चंस उठा देते, मगर इसमें जिस तरह इसमें है कि कोई कमिश्नर के पास पावर है, वो किसी वक्त भी चाहे तो इसमें एक सवाल उठा सकता है, और अगर वो सवाल उठा ले तो और उसका वो ऑर्डर पास कर दे तो वो स्कीम जो है वो नलिफाई हो सकती है, यानी कि उसको नुकसान हो सकता है। तो इसके ऊपर हमें कुछ शायद तहफ़्फ़ुज़ात आ जाएं, मगर ये एक स्कीम एक कंप्लीट स्कीम है जो कि इंडस्ट्री को 3 तरफ से रिवाइवल देती है, ताकि करंट लोग जो इसमें आ सकें, बाहर के लोग आ सकें और नॉन रेजिडेंट लोग आ सकें। अब इसमें देखें 2 सूरत हाल हैं। एक तो वो लोग हैं जो कि एलिजिबल हैं टू अवेल दिस पैकेज, और कुछ लोग हैं जिनको एक्सक्लूड किया गया है। अब ये अगर वो लोग कोई किसी की एडवाइस पे, किसी की चीज़ पे अगर वो इसमें ऑप्ट करने के लिए जाते हैं तो आई थिंक कमिश्नर को रोकना चाहिए। लेकिन जहाँ पे जो लोगों का क्लियर मतलब जिनका इस एलिजिबिलिटी है, वहाँ पे तो उनको आपके ख्याल में कि कंप्लाइंसेस के इशू से जान छूटनी चाहिए उनकी, एक दफ़ा उनको वेरीफाई कर लें, उसके बाद 5 साल तक उनके लिए जो है ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाए। देखिए जो हमारा तजर्बा है कि हम सब लोग FPR के पास जाते हुए डरते हैं। हमें FPR को इसमें क्योंकि ये बड़ी अच्छी एक स्कीम आई है जो कि 3 लेवल के ऊपर लोगों को इंसेंटिव दे रही है। नंबर 1, 6 यूनिट्स को जो के हो गए हैं उनको वो कह रहे हैं कि वो सामने आके तो इसमें लोग इन्वेस्ट कर लें। दूसरा, जो नॉन रेजिडेंट हैं मुल्क से बाहर 5-5 साल से 6 साल से हैं, तो वो अगर ऑफिशियली तरीके से पैसे लेके हैं, या वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में रहते हैं और उन्होंने अपनी एसेट्स डिक्लेयर किए हुए हैं आउटसाइड पाकिस्तान, वो अगर वो लेके आते हैं उस पैसे को यहाँ पे, तो उनको ये फैसिलिटी मिली है। और तीसरी वो लोग हैं जो कि सिक इंडस्ट्रीज में आके लगाए। मगर इसमें एक अनवरसात जो मुझे आती है तो ये है कि 3-3 साल आपको इस इंडस्ट्री में जहाँ भी लाभ लगाएंगे, आपको कम से कम 3 साल उसको, अगर आप नहीं करते एक जगह पे 5 साल भी है तो आप 3 साल और 5 साल अगर इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते तो आपको जो बेनिफिट मिला है वो सारा रिवर्स भी हो सकता है। तो इस सारी चीज को देखना है। और दूसरी, आपने जो पहले बात कही कि IMF के हम इस वक्त शिकंजे में हैं, तो क्या IMF हमारी इस स्कीम को फिर से चलने देगा या नहीं? मगर इस दफा ये नहीं है कि ये ओवरऑल हर एक के लिए है, ये सिर्फ इंडस्ट्री की मद में आ रही है, सिर्फ इंडस्ट्री के लिए है जो सिक इंडस्ट्री हो चुकी है, जिस इंडस्ट्री को नुकसान हो चुके हुए हैं, जो अपने लॉसेस में आ चुकी हुई है, और उसको रिवाइव करने के लिए है। तो ये भी देखना पड़ेगा कि क्या हमारे पास गवर्नमेंट ने कोई आइडेंटिफिकेशन की हुई है ऐसी इंडस्ट्री की जिसमें लोग आके इन्वेस्टमेंट कर सकें।
तो ये बड़ा जरूरी है। बिल्कुल सही है। दूसरी तरफ हमें ये भी देखना होगा, देखिए मैंने एफबीआर की बात की, वहाँ कंप्लायंसेस की बात की, दूसरी तरफ हमें ये भी देखना होगा बहुत सारी जगहों पे हमने इकोनॉमिक जोन्स बनाए, एग्जेम्प्ट एरियाज बनाए, वहाँ पे लोगों ने इंडस्ट्री लगाई और 5 साल बाद जो है इंडस्ट्री वो वेनिश्ड हो गई और वो कहीं गायब हो गई हवा में। तो ये भी हुकूमत को देखना पड़ेगा कि ये जब इस दफ़ा इंडस्ट्री लगे तो वो मौजूद भी रहे और वो वहाँ पे उसकी इफादियत भी रहे, एम्प्लॉयमेंट भी हो, टैक्स भी आए 5 साल बाद। ये नहीं हो कि एग्जेम्पशन पीरियड के बाद हम उसको ढूंढते फिर रहे हों। देखिए उसके लिए उन्होंने ये कहा, यहाँ आप देखिए तो जहाँ पे कंडीशंस हैं, लॉस एडजस्टमेंट जहाँ पे आपको मिल रहे हैं, तो आपको उन्होंने कहा है कि 3 साल के लिए आपको मिलेगा, शेयर कैपिटल में इन्वेस्ट करेंगे और आपको 2026 तक उसको मेंटेन करके रखना है। तो आप 5-5 साल से भी तो देखना पड़ेगा। मगर इसमें जो मुझे नजर आता है वो ये है कि इसमें वो ही लोग आएंगे जिनके पास इंडस्ट्री को चलाने का तजर्बा होगा। अब अगर आप इंडस्ट्री को नहीं चला सकते तो ये आपके लिए बेकार है ये स्कीम। ये इस तरह नहीं है कि आपने अपने एसेट्स वाइट कर लिए, मेरे पास ब्लैक मनी है तो मैं वाइट कर लूँ, ये ऐसा नहीं है। अब आप देख लीजिए कि इसमें एक कंडीशन और भी दी है कि जिन लोगों ने पहले एमनेस्टीज दी हैं वो उसको अवेल नहीं कर सकते। हाँ, ये जो एक्सक्लूजन है ये आप कैसे इसको देखते हैं? मैं इसको पॉजिटिव इसलिए करता हूं कि इसमें वो लोग आएंगे जो कि शायद इंडस्ट्री में इंटरेस्टेड होंगे। ठीक है। कि दूसरा एक और चीज है उसमें ये कहा है कि अगर आप इंडस्ट्री को रिवाइव नहीं कर सकते तो फिर भी आपको आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। सो आपको ये आप समझते हैं कि आप इंडस्ट्री चला सकते हैं, आप नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी हैं, आप पाकिस्तानी हैं, आपके एसेट्स बाहर हैं, आप इंडस्ट्री को और आप मर्जर्स एंड एक्विजिशंस नहीं कर सकते, आप एक्वायर करेंगे जी। आप इंडस्ट्री लगाएंगे। तो ये एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जो कि आप इसको कर सकते हैं, मगर देखना ये है कि इसमें कौन लोग आ सकते हैं। वो लोग आ सकते हैं जिनके पास कम से कम 5 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करने के लिए हो। तो आजकल आप देखिए कि क्या 5 करोड़ में इंडस्ट्री रिवाइव हो सकती है, क्या लग सकती है? तो ये भी एक ये तो मिनिमम थ्रेशोल्ड है ना, मैक्सिमम तो कोई लिमिट नहीं है उसकी। नहीं, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, मगर एक मिनिमम लिमिट है। मगर ये देखना क्या है कि आपके पास कोई ऐसा इन्वेस्टर है जिसके पास कम से कम 5 करोड़ तो हो। तो आप ये समझ रहे हैं कि ये मतलब एक सीरियस मूव है और वही लोग आएंगे जो सीरियस इंडस्ट्री की तरफ जाना चाहते हैं, ये हर एक के लिए नहीं है। नहीं सर, ये इस तरह नहीं है कि मैं और आप उठे और कहें जी चले आ जाओ आपको पैसा वाइट कर। नहीं, ठीक, पैसा वाइट होने के लिए नहीं है, ये इंडस्ट्री को रिवाइव करने के लिए अगर आपके पास इंसेंटिव है, अगर आप इंडस्ट्री चला सकते हैं, आपने रिवाइव भी कर दी तो फिर उसके बाद 2026 तक आप इसको इंडस्ट्री को चलाना भी है आपने। तो मतलब आपको सीरियस थॉट देनी पड़ेगी बिफोर मेकिंग दिस मूव। जी डेफिनेटली। देखिए जो तो आपके लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो कंपनी और सारे कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में आ रहे हैं। तो आप क्या समझ रहे हैं लोग इसको, आपने वो भी देखा जो ग्रीन फील्ड आई थी उस वक्त इतना लोगों ने इसको ऑप्ट नहीं किया था, तो आप समझते हैं इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें लोग ऑप्ट इसकी तरफ जाएंगे? देखिए इसमें अनवर साहब देखना यह है कि क्या इंडस्ट्री कोई लॉस वाली है जिसका पूरा कैपिटल वाइप ऑफ हो गया, और जिस तरह आप कहते हैं कि 59C में हम कह रहे हैं कि जी आपको एक्विजिशन ऑफ लॉसेस मिलेंगे। तो आपको पहले डिसाइड करना है कि क्या कंपनी आपकी कोई ऐसी अवेलेबल है जिसमें इस तरह के लॉसेस हैं या अदर देन कैपिटल लॉसेस। ठीक है, आपका पूरा कैपिटल वाइप ऑफ हो गया। और लोगों को सर इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ लाना भी पड़ेगा। 20 साल से पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज लग नहीं रही हैं, तो उनको भी लोगों का माइंडसेट भी चेंज करना पड़ेगा इसमें। हालांकि ये एक पॉजिटिव स्टेप है कि जहां सिर्फ इंडस्ट्री लगाने वाला समझदार जो इस इंडस्ट्री को जानता है वो ये काम करेगा, वगरना कोई काम नहीं कर सकता। ठीक है, बहुत शुक्रिया नबी साहब, आपका मौका आ गया। हमारे साथ मौजूद नबी साहब वो बहुत वाज़ेह अंदाज में कह रहे थे कि ये अच्छी स्कीम है, इसमें उसके लिए अपॉर्चुनिटी है जिसको इंडस्ट्री का पता है, जिसको पता है उसके पल्स का, जिसको पता है उसको चलाना कैसे है, जिसको पता है उसकी टेक्निकलिटीज़ का। लेकिन जो सवाल है वो ये है कि ये पैकेज किस तरह लोग ऑप्ट करेंगे, इसलिए कि पाकिस्तान में इंडस्ट्री लगाने का ट्रेंड ख़त्म हो गया है। अब ये हुकूमत की भी जिम्मेदारी है कि लोगों को इनकरेज करें, वो इंगेज करें लोगों को, और चैम्बर की भी जिम्मेदारी है और ट्रेड बॉडीज़ की भी जिम्मेदारी है कि लोगों को शिफ्ट करें उनका माइंड कि वो इंडस्ट्रियलाइजेशन पे आए। क्योंकि इंडस्ट्री टैक्स तो देती है, 5 साल तक एग्जम्पशन है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट में देगी, जो एक हमारा बहुत बड़ा चैलेंज है। अब हम अगर बात करें कि टैक्स कलेक्शन की, तो कराची जो पाकिस्तान का हब है, जो पाकिस्तान का दिल है, वहाँ से 1 ट्रिलियन से ज़्यादा का टैक्स कलेक्ट किया गया। लेकिन जब हालत ज़ार देखें इस शहर की, तो इस शहर में लोगों के लिए
पानी नहीं है पीने का, लोगों के लिए बेसिक यूटिलिटीज़ नहीं है, वो लोग जो हैं वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो है वो परेशान हैं, लोगों के लिए दूसरे मसाइल हैं, लोग कचरा नहीं यहाँ से उठता। ये जो सूरत हाल है ये उन लोगों को रीज़न देती है जो टैक्स नहीं देते, कि इतना टैक्स देने के बाद भी ये सूरत हाल इस शहर के साथ है। तो हुकूमत को ये भी सोचना होगा कि जहाँ जिस शहर से टैक्स कलेक्ट किया जा रहा है, जिस जगह से टैक्स कलेक्ट किया जा रहा है, जिस रीजन से टैक्स कलेक्ट किया जा रहा है, वो उसी जगह पे स्पेंड किया जाए। और ये मैपिंग जब तक हुकूमत नहीं करेगी, जब तक वो समरात उस लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे जिन लोगों ने टैक्स दिया है, जब तक ये निज़ाम स्ट्रगल ही करता रहेगा। और ये निज़ाम स्ट्रगल करता रहेगा तो इकॉनमी पाकिस्तान की स्ट्रगल करती रहेगी। तो ये ज़रूरी है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हो, एक्सपोर्ट भी बढ़े, लेकिन टैक्स निज़ाम के समरात आम आदमी तक पहुँचें। हमें अपने प्रोग्राम को क्लोज करना है। हम हमेशा ये बात करते हैं कि मजबूत टैक्स निज़ाम, मजबूत पाकिस्तान। इस बात के साथ मुझे इजाज़त दी। अल्लाह।